नमस्कार मित्रों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास के संदर्भ में आधुनिक भारत जब हम लोग शुरू के वीडियो 4 में मुग़ल साम्राज्य के पतन या उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल साम्राज्य का पतन से संबंधित विविध तथ्यों पर अध्ययन करेंगे और ये समझेंगे कि मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ या उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य के शासकों या बादशाह या सुल्तान जो भी कहिए कि ऐसे कौन से गुण या अवगुण थे कि ब्रिटिश कंपनी इन पर नियंत्रण स्थापित करते हुए इनकी जगह एक नई सत्ता स्थापित हो जाती है। मुग़लों के पश्चात मुग़ल पतन और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो मुग़ल साम्राज्य का पतन आपको मालूम है, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1717 को अहमदनगर में हो जाती है। इसके पश्चात उसके जीवित पुत्रों, याद रखिएगा 2 पुत्र ऐसे थे, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, उसके जीवन काल में ही मृत्यु हो गई थी, मतलब औरंगजेब से पहले ही। 3 पुत्रों में मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। जैसे ये उन्हें न्यूज़ मिलती है, खबर मिलती है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, तो वह सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं और आपस में संघर्षरत होते हैं। औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी थे कौन? मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, उसकी मृत्यु पहले जो होती है। औरंगजेब की मृत्यु के समय याद रखिएगा, मुग़ल साम्राज्यों में सबसे ज़्यादा विस्तृत सल्तनत अगर किसी की रही है तो औरंगजेब की रही है। औरंगजेब की सल्तनत में कुल 21 प्रांत थे, जिनमें से एक अफ़गानिस्तान वर्तमान काबुल, उत्तर भारत में 14, दक्षिण भारत में 6, जिनमें से मुअज्जम काबुल का, आजम गुजरात का और कामबख्श बीजापुर का सुल्तान और सूबेदार था। इसके तीनों पुत्र 3 जगह के सूबेदार थे। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों पर जब हम नज़र देखते हैं तो देखिए, दुर्बल अयोग्य शासक थे उत्तरवर्ती, औरंगजेब की विदेश नीति, शक की नीति। औरंगजेब के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वह बहुत संकालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो कट्टर था। राज दरबार में दलबंदियाँ या गुटबंदियाँ, विविध तरह के दल एक दूसरे पे शक की निगाह से या कूटनीतिक चालें चलते रहते थे। सरदारों का नैतिक पतन होने लगा, भ्रष्टाचार की बातें काफ़ी बढ़ने लगी। साथ ही साथ आप देखेंगे मराठा शक्ति का उदय होता है, सेना में, मुग़ल सेना में दुर्बलता आने लगती है। धार्मिक और आर्थिक कारण, धार्मिक कट्टरवाद, आर्थिक समस्याएं, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। तो साथ ही यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, जिनका सम्मिलित प्रभाव होता है कि भारत में मुग़ल सत्ता का पतन होता है। अगर इतिहासकारों के संदर्भ में देखें, सतीश चंद्रा क्या कहते हैं कि जागीरदारी प्रथा की वजह से मुग़ल सत्ता का पतन हुआ, ये कहते हैं सतीश चंद्रा। अतहर अली कहते हैं मनसबदारी व्यवस्था के कारण। तो जागीरदारी और मनसबदारी दोनों के संदर्भ में अकबर का मुख्य योगदान था। तो पतन तो उसके पश्चात हो जाना चाहिए, परंतु पतन काफ़ी समय पश्चात होता है, तो इसलिए यह दोनों विकल्प मतलब कारण बहुत सटीक नहीं बैठते। इरफान हबीब कहते हैं कृषि संकट अर्थात आर्थिक संकट। J.F. रिचर्ड्स ये कहते हैं दक्कन और मराठों के मामलों में निरंतर उलझे होने को। औरंगजेब जो था वो आप देखेंगे अपने सूबेदार काल में भी तथा जब बादशाह बनता तब भी वह दक्षिण भारत पर अधिक समय तक नियंत्रित था। नियंत्रण दक्षिण में उलझा हुआ था, वहाँ के शासकों से युद्ध करता था या तमाम चीज़ें। मुजफ्फर आलम एवं चेतन सिंह कहते हैं क्षेत्रीय राज्यों के उदय और स्वतंत्रता को पतन का प्रमुख कारण माना। जदुनाथ सरकार कहते हैं सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता, जबकि विलियम अर्विन कहते हैं सैनिक अक्षमता और मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था।
लेकिन इन सब को अगर आप डायग्राम में सेट करेंगे तो सबसे मुख्य है औरंगजेब की नीति, निरंतर अयोग्य उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण एवं विद्रोह, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सैनिक दुर्बलता, साम्राज्य की विशालता, उत्तराधिकार का युद्ध, पारस्परिक युद्ध, मुगल सत्ता का पारस्परिक युद्ध और संघर्ष, इन सब का सम्मिलित प्रभाव था। अब आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण हो गया। इरफान हबीब ने आर्थिक संकट, सतीश चंद्र मनसबदारी या जागीरदारी व्यवस्था के मत उत्तराधिकार के संघर्ष में देखेंगे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु की खबर मिलती है इनको, मोहम्मद आजम अहमदनगर पहुंचता है और बादशाह के अंतिम संस्कार के पश्चात स्वयं को अपना 14 मार्च 1707 को बादशाह घोषित कर लेता है स्वयं को। कौन? मोहम्मद आजम। आजम को औरंगजेब के वजीर जो थे असद खां, उनका समर्थन प्राप्त था। औरंगजेब का सबसे ज्येष्ठ पुत्र मुअज्जम था, जो उस समय पेशावर का गवर्नर था, सूबेदार था। मृत्यु का समाचार पाकर आगरा के लिए रवाना होता है और पुल ए शाहदौला पहुंचकर अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है। बहादुर शाह प्रथम की पदवी धारण करता है, उपाधि। तो अब बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासक बनता है और बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय तक था। मुअज्जम 12 जून 1707 में आगरा पहुंचा और 18 जून को आगरा से 20 मील दूर सामूगढ़ में के समीप जजावा नामक स्थान पर आजम और मुअज्जम के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें आजम मारा जाता है और मुअज्जम विजयी होता है। आजम के साथ उसके 2 पुत्र भी मारे जाते हैं। तत्पश्चात 13 जनवरी 1709 को मुअज्जम और कामबख्श के मध्य हैदराबाद में युद्ध होता है। कामबख्श मारा जाता है। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके मुगल बादशाह या मुगल सुल्तान बन जाता है। अब उसके बाद पढ़ेंगे औरंगजेब के बाद तुम बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। 1707 में 63 वर्ष का था बहादुर शाह प्रथम। 1760 में जब सुल्तान बादशाह बनता है तो उसकी उम्र 63 साल थी। इसे शाह आलम भी प्रथम भी कहा जाता है। मुगल सम्राट बना हुआ औरंगजेब का जीवित सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका जन्म 1643 में राजौरी राजा राजू की पुत्री नवाब बाई से हुआ था, के गर्भ से हुआ था। बहादुर शाह इन उत्तरवर्ती मुगलों में प्रथम एवं अंतिम सबसे वास्तविक सत्ता का उपयोग करता है। बहादुर शाह ने दरबारी गुटों, टाइप गलत हो गया है, दरबारी गुटों का सहयोग प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई। ज़्यादा किसी से उलझन या टकरार करने का उसका कोई विचार नहीं था। हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। राजपूतों को उनके प्रदेशों में पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु सूबे के सूबेदारों को ओहदों की उनकी मांग नहीं मानी। कुछ सूबेदारों का मांग थी कि उनके ओहदे बढ़ाए जाएं, सूबों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन इस बात को वह नकार देता है। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की और उन्हें बड़ा मनसब प्रदान करता है। बुंदेला सरदार छत्रसाल और तथा जाट सरदार चूड़ामल के साथ भी मित्रता की नीति अपनाता है। फलतः छत्रसाल निष्ठावान सामंत बना रहा। चूड़ामल जो था वह बिहार में, ये टाइप गलत हो गया, बिहार के अभियान में बादशाह का साथ देता है चूड़ामल। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया को समाप्त करने का प्रयास करता है, नहीं समाप्त नहीं करता, इसे कम कर देता है। जजिया का जितना टैक्स परसेंटेज था उसे कम कर देता है। जोधपुर के राणा अजीत सिंह ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। किसके समय? बहादुर शाह प्रथम के समय। बहादुर शाह ने आमेर, वर्तमान जयपुर, पहुंचकर वहां के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप करके विजय सिंह को आमेर का राजा घोषित करता है। इसके पश्चात वह जोधपुर गया और अजीत सिंह को परास्त कर उसे क्षमा प्रदान की। उसको मारवाड़ का राजा स्वीकार कर 3500 का मनसब प्रदान किया। जब बहादुर शाह कामबख्श के विरुद्ध दक्षिण की ओर जा रहा था, तब अजीत सिंह और दुर्गादास ने आमेर के राजा विजय सिंह को परास्त कर राज्य पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह को पुनः राजपुताना जाना पड़ा, किंतु संधि कर ली। जुल्फिकार
जुल्फिकार खां के प्रस्ताव पर शिवाजी के पौत्र शाहू को मुक्त कर देता मुगलों की कैद से। किसके प्रस्ताव पे? जुल्फिकार खां के प्रस्ताव पर शिवाजी के पौत्र शाहू को कौन मुक्त करता है? बहादुर शाह प्रथम। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य को लेकर ताराबाई और शाहू को आपस में लड़ाने का प्रयास किया, क्योंकि जब वो कैद में थे शाहू जी, तो ताराबाई मराठा क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करके अपना शासन कार्य चला रही थी। लेकिन जैसे शाहू पहुंचते तो बहुत सारे सरदारों की सहानुभूति शाहू से थी, क्योंकि उन्हीं को योग्य उत्तराधिकारी माना जा रहा था। तो परस्पर दोनों में संघर्ष हो जाते हैं। बहादुर शाह की शांतिपूर्ण नीति के बावजूद सिख नेता बंदा बहादुर से बगावत हो गया। मतलब बंदा बहादुर ने विरोध कर दिया। बंदा बहादुर की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी 1710 की सरहिंद विजय। 1710 में ही उसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। कौन? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने बंदा को लौहगढ़ नामक स्थान पर पराजित किया। बहादुर शाह ने बंदा बहादुर को लौहगढ़ नामक स्थान पर पराजित किया। 27 फरवरी 1712 में बहादुर की मृत्यु हो गई, बहादुर शाह की, और लौहगढ़ को पुनः सिखों ने वापस ले लिया। बहादुर शाह के दरबार में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी कि डच शिष्टमंडल का जोशुआ केटलर के नेतृत्व में 1711 में मुगल दरबार में आना था, जिससे स्वागत में पुर्तगाली स्त्री जूलियान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक स्त्री पुर्तगाली स्त्री जूलियान का नाम था, जो इसमें मीडिएटर का कार्य करती है। इसे बीबी फिदवा की उपाधि दी थी बहादुर शाह प्रथम ने। बीबी फिदवा की उपाधि किसको दी थी? पुर्तगाली महिला स्त्री जूलियान को फिदवा की उपाधि दी थी। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। इतिहासकार सिडनी ओवन कहते हैं कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात यह वक्तव्य था इनका कि अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो ये किसका कथन था? सिडनी ओवन का। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का प्रमाण था। इतिहासकार खफी खां बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर कहते की उपाधि दिए थे, साहे बेखबर। तो इसके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि कई बार पूछा जा सकता है कि साहे बेखबर मुगल बादशाहों में कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम था। उत्तरकालीन मुगल 4 खेमों में बट गया। कौन कौन? तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। ये चारों मुस्लिम गुट थे जिनका अपने अपने समुदाय के आधार पर नियंत्रण और वर्चस्व था। ये राजनीतिक कार्यों में बहुत हस्तक्षेप करते थे। तो कौन कौन थे? तुरानी तुर्की, ईरान के ईरानी, अफगान के अफगानी और भारतीय मुस्लिम हिंदुस्तानी कहे गए। बहादुर शाह के पश्चात जहांदार शाह शासक बनता है। यह 1712 से 1713 तक 1 साल तक शासन करता है। बहादुर शाह की मृत्यु के चारों पुत्रों जहांदार शाह, अजीमुस्शान, रफीउस्शान और जहान शाह के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है। दरबार में ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार गद्दी पर बैठता है और शेष तीनों पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। 51 वर्ष की आयु में 29 मार्च 1712 को शासक बना जहांदार शाह जुल्फिकार खां को अपना वजीर बनाता है, प्रधानमंत्री, और उसके पिता असद खां को अपना वकील बनाता है। जहांदार शाह के शासनकाल की पूरी बागडोर किसके हाथों में थी? जुल्फिकार खां के। उसी के सलाह पर जहांदार शाह ने अपने शासनकाल जहांदार शाह ने अपने शासनकाल में पुनः रोपित जजिया को समाप्त कर दिया। जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और मिर्जा राजा की उपाधि दी। याद रखिएगा, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कौन देता है? जहांदार शाह देता है। जहांदार शाह इनको मिर्जा राजा की उपाधि देता है।
और महाराजा अजीत सिंह को महाराजा की पदवी और गुजरात का सूबेदार बनाता है। मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार देता है। राजराज के पुत्र शिवाजी द्वितीय को 3000 का मनसब देता है और अनूप सिंह की उपाधि देता है, जिसके दरबार में शायरों का बोलबाला था। जहांदार के दरबार में शायरों का बोलबाला था, इसीलिए जहांदार शाह को क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख। बहादुर शाह प्रथम को कहा गया साहेब बेखबर, जहांदार शाह को कहा गया लंपट मूर्ख। 10 फरवरी 1713 को जहांदार शाह आगरा में बुरी तरह पराजित होता है। 11 फरवरी 1713 को असद खां और जुल्फिकार खां के द्वारा फर्रुखसियर ने उसे मरवा दिया और स्वयं सम्राट बन बैठा। अब फर्रुखसियर का शासनकाल आ जाता है। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक, 1719 फर्रुखसियर 13 फरवरी 1713 को मुगल सिंहासन पर बैठता है। सुल्तान ने अब्दुल्ला को वजीर, फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला को वजीर बनाता है। हुसैन अली खां को मीर बख्शी, ये सैयद बंधु थे। सिंहासन के बैठने के बाद जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी जाती है। उसके पिता को कैद कर लिया जाता है। इसके द्वारा ये सैयद बंधुओं की कूटनीतिक चाल थी, इनको रास्ते से हटाना। उसने दक्षिण की सूबेदारी चिनकिलिच खां को दी। निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित कर लेता आगे चल के। इसके नेतृत्व में सेना द्वारा सिख नेता है, सिख की नहीं, टाइपिंग गलत है, सिख नेता बंदा बहादुर को गुरदासपुर के दुर्ग में बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। घोर यातना के द्वारा 1716 में इन्हें मार दिया गया। किसने मरवाया? फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों की हार फर्रुखसियर की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान देता है। याद रखिए कि कई बार पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए बंगाल में शाही फरमान कौन देता है? फर्रुखसियर देता है। 28 फरवरी 1719 में सैयद बंधुओं ने शाहू के सहयोग से इसकी हत्या करवा दी। किसकी? फर्रुखसियर की। फर्रुखसियर को कौन सी उपाधि दी गई? घृणित कायर की। घृणित कायर की उपाधि दी गई थी से। इसके पश्चात 2 राजा आते हैं जिनका कोई खास वो नहीं मिलता है आपके। इनका नाम है, एक रफ़ीउद्दर्जात 28 फरवरी से 4 जून 1719, रफ़ीउद्दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719। फिर आता है मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक, जिसका थोड़ा सा लंबा शासनकाल था। मोहम्मद शाह सार्वजनिक मामलों के प्रति उसकी उदासीनता और सुरा सुंदरियों के शौकीन होने के कारण मोहम्मद शाह को क्या कहा गया? रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला एक नाम चल पड़ा था, कई बार पूछा गया। इन लोगों का मिलान करने के लिए भी कभी पूछता है, इनकी जो व्यंग्यात्मक उपाधि है उसके संदर्भ में। मोहम्मद शाह के समय ही बंगाल बिहार उड़ीसा में मुर्शीद को लिखा। देखिए, बंगाल बिहार उड़ीसा में मुर्शीद, अवध में सआदत खां एवं निजामुल मुल्क, दक्षिण में भरतपुर व मथुरा क्षेत्र में बदन सिंह, गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र कटेहर में रुहेल सरदारों द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। कहने के मतलब मोहम्मद शाह के ही समय अनेक क्षेत्रीय राजवंशों की स्थापना हो जाती है, जिसमें बंगाल था, अवध था, निजाम थे, मथुरा के ये जाट अपने चूड़ामल बदन सिंह वाला क्षेत्र था, और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में कटेहर रुहेल सरदार, और फर्रुखाबाद में बंगस।
24 फरवरी 1739 को फारस के शासक नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच करनाल में युद्ध हुआ, जिसमें निजाम ने मध्यस्थता करके रंगीला को बचाव किया था। रंगीला मतलब मोहम्मद शाह का बचाव किया था। तो एक करनाल का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। मोहम्मद शाह मुग़ल और नादिर शाह। मध्यस्थता किसने की? तो दक्षिण के निजाम ने। इसी के शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 1737 में 50 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर चढ़ गए। मतलब दिल्ली चढ़ गए मतलब दिल्ली पे विजय करने के लिए पहुंच गए। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया को अंतिम रूप से हटाया था। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि जजिया अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह ने 1720 में। उसके पश्चात एक शासक आता है अहमद शाह। अहमद शाह कितने समय तक शासन करता है? 1748 से 1754। ठीक, इसी के समय अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। सैयद बंधु कौन थे ये? इनका क्या वर्चस्व था? ये हुसैन अली, अब्दुल्ला अली, दो भाई थे। सैयद बंधु ये उत्तरवर्ती मुगल काल में बहुत वर्चस्वशाली प्रभावशाली नेता थे। ये कहा जाता है कि ये किंग मेकर थे, राजाओं को बनाते थे, उतारते थे गद्दी से। सैयद बंधु युग 1713 से 20, इतिहास में राजा बनाने वाला किंग मेकर कहा गया। आलमगीर द्वितीय वर्ष 1754 से लेकर 59 तक मुगल सत्ता पे बादशाह बनता है। प्लासी का युद्ध किसके समय होता है? आलमगीर द्वितीय के समय। याद रखिए, बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट, कि आलमगीर द्वितीय के ही समय प्लासी का युद्ध होता है बंगाल में। शाहजहाँ तृतीय 10 दिसंबर से 1759 से लेकर 10 अक्टूबर 60 तक मुगल सत्ता के बादशाह रहते हैं। शाह आलम द्वितीय 1860 नहीं, शाह आलम द्वितीय 1700 होगा, गलत हो गया है ये। 1760 से लेके 1806 टाइप आज ज़्यादा गलत आ गया है। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। ठीक, आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। इसकी उपाधि शाह आलम द्वितीय थी। शाह आलम द्वितीय आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इलाहाबाद की संधि पे कौन हस्ताक्षर किया था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि स्वीकार की थी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सूबेदारी कंपनी को सौंपी थी। अंग्रेज़ों का पेंशनर। यहीं से ब्रिटिश मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ों की दया निर्भरता पर जीवन जीने लगे। मतलब ब्रिटिश कंपनी इनको पेंशन देने लगी एक तरह से। अकबर शाह द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक रहता है और इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो कौन था वो? अकबर द्वितीय। इसी की पेंशन बढ़ाने के लिए वो ब्रिटेन भी जाते हैं। वहीं पे 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राय की। बहादुर शाह द्वितीय इसके पश्चात राजा बनता है। यह अंतिम मुगल सम्राट था, बादशाह था। ये 1837 से लेकर 1857 तक मुगल सत्ता पे रहता है। बहादुर शाह द्वितीय था। इसकी ये गलत है। बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर कहा जाता है। प्रथम को, द्वितीय को नहीं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय बहादुर शाह द्वितीय मुगल सत्ता का नेतृत्व करता है। इसे बाद में अंग्रेज पकड़ के रंगून, म्यांमार ले जाके बंद कर देते हैं, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है? म्यांमार, रंगून में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नादिर शाह को देखिए, 1623 नादिर शाह का ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसकी उपाधि थी, ये गलत है इधर। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है।
अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसके शासकों के शासनक्रम। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का शासनकाल। बहादुर शाह प्रथम मिलान करने के लिए आता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 13, फर्रुख सिंह 13 से 19, रफ़ी उर दरजात और रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दरजात है, फिर रफ़ी उद दौला, फिर उसके बाद शाहजहाँ द्वितीय। मोहम्मद शाह रंगीला ये आता 19 से 48 तक। अहमद शाह 48 से 54 तक। आलमगीर द्वितीय 54 से 59। शाहजहाँ तृतीय 59 से 60 तक थे ये, 1760 तक। शाह आलम द्वितीय ये 59 या 60 कहीं मिलता है, यही द्वंद्व है, लेकिन 60 है क्योंकि ये 60 तक रहता है, तो 60 के बाद ही तो 60 में ही बादशाह बनेगा। अकबर द्वितीय 6 से लेकर 37, और बहादुर शाह द्वितीय 37 से 57 तक, 58 तक जो भी है। जब तक रंगून नहीं जाते तब तक वो मुगल बादशाह बने रहते हैं। अब देखिए इनकी कुछ उपाधियां हैं, इस पे भी थोड़ा सा नज़र देख लेते हैं। आपको बताया था भी कि इनकी उपाधियां कई बार पूछा है, जैसे बहादुर शाह प्रथम साहिब खपर, जहांदार को लंपट मुर, फारूक सियर को घृणित कायर या गीदड़ कायर, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन, मोहम्मद शाह को रंगीला, शाहजहाँ द्वितीय को अली गौहर के नाम से जाना जाता है। हाँ, बहादुर शाह द्वितीय को जफ़र के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय को जफ़र के नाम से जाना जाता था। अली गौहर शाह आलम द्वितीय था। रफ़ीउद्दौला शाहजहाँ द्वितीय था। रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक। और अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी कहा जाता था, दुर्रे दुर्रानी। इसका मतलब होता है युग का मोती, अपने समय का मोती, मतलब बहुमूल्य व्यक्ति। बहादुर शाह द्वितीय जफ़र, जिसका उपाधि थी जय सिंह और सवाई और मिर्ज़ा राजा की उपाधि, देखिए इसकी जफ़र उपाधि थी, जय सिंह की सवाई और मिर्ज़ा राजा की उपाधि थी, राजा राम मोहन राय की उपाधि राजा थी, राजमाता ऊधम बाई क़िबला ए आलम होना चाहिए। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी की उपाधि दी गई थी। इस तरह उत्तरकालीन मुगलों के संदर्भ में छोटे मोटे जो प्रश्न आपसे बनने लायक हैं या चर्चा में रहते हैं, उनसे संबंधित बातों पर चर्चा की गई। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगली ये वीडियो में हम 2 या 3 क्षेत्रीय राजवंश, जैसे मराठा या मैसूर पे फोकस करेंगे और सिख पे। इन 3 राजवंशों पे ब्रिटिश कंपनी के साथ संघर्ष और उसके परिणाम पे चर्चा करेंगे। साथ ही इन तीनों राजवंशों के पूर्व के इतिहास, जैसे मराठों का, मैसूर का और सिखों का, इन तीनों के बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि इन विषयों से एक प्रश्न घूम फिर के ज़रूर आते हैं। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। जय हिंद साथियों।